کے ساتھ غلط انداز میں میرا نام جوڑا گیا، یہاں تک کہ شہربانوں کے گم ہو جانے کا الزام بھی میرے سر۔ پہلے ایک انسان کی جان میری وجہ سے چلی گئی۔ تب بانو بی بی کی موت کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے نا، اتنا بڑا صدمہ ہے حویلی کے لیے۔ ویسے شیریں، میں نے تجھے گلجان سے باتیں کرتے سنا تھا، کیا بتا رہی تھی اس کو کہ بانو بی بی نے اپنی جان خود لی ہے؟ میں نے تو سوراب لالا اور سربلند لالا کو آپس میں لڑتے ہوئے سنا تھا۔ کیا کر رہے تھے ہمارے علاقے میں؟ خان جی خان جی خان جی، میں ہوں شہباز۔ خان جی آپ ٹھیک ہیں؟ بڑے پر نکل آئے ہیں تمہارے، خود کو حویلی کے مالکوں میں سے سمجھ رہی ہو؟ حویلی کے مالکوں میں سے نہیں، لیکن جو اس حویلی کا مالک اور یہاں کا سردار ہے اس کی مہمان ضرور ہوں، اور مہمانوں کی عزت کرتے ہیں۔ کبھی سکھایا نہیں کسی نے؟ حویلی میں قبیلے میں سب کو یہی بتانا ہے کہ بانو کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ وہ پرسوں میرے ساتھ جیپ میں جا رہی تھی، ہمارا بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا، کیونکہ وہ میت کی حالت ایسی تھی کہ ہم نے رات میں ہی دفنا دیا اسے۔ ٹھیک ہے، چلے جاؤ۔ ہاں بھائی بادشاہ خان۔ خان جی، اس سربلند خان کل چوری چھپے ہمارے علاقے میں گھسایا جی۔ کیا؟ سربلند خان ہمارے علاقے میں گھسا ہے؟ اور خان جی، ایک بری خبر بھی ہے جی، ہمارے 2 آدمی مارے گئے ہیں جی۔ کیا؟ 2 آدمی مارے گئے ہیں جی۔ خان جی،
सरबुलंद का टाइम पूरा हो गया है, वो बहुत जल्द शेरदिल के पास पहुंचने वाला है। तुमसे एक लंबी गुफ्तगू करनी है, तुम आना पूरी जिंदगी लेकर। और कौन सा सबूत चाहिए तुम्हें उसी खुदकुशी का? गम और सदमे में आप इतना खो चुके हो लाला, आपको सिर्फ खुदा ही बचा सकता है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल जंजीरें के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखने वाले हैं। व्यूअर्स, इससे पहले कि मुदस्सिर पूरे वाक़े की सच्चाई सरदार सरबुलंद खान को बता पाता, उससे पहले ही उसकी मौत वाक़ई हो जाती है। सरबुलंद का सिक्योरिटी गार्ड एम्बुलेंस को कॉल करता है और साथ ही पुलिस को भी इस वाक़े की इत्तला दे देता है। सरबुलंद अपने गार्ड्स को बोलता है कि पूरा घर छान मारो, देखो कौन है यहाँ, लेकिन उनके ढूंढने से पहले ही तोरसम और उसके बंदे वहाँ से भाग चुके होते हैं और पूरा घर छान मारने के बाद सरबुलंद के बंदे सरबुलंद को बताते हैं कि घर में कोई भी नहीं है। पुलिस मौके पर पहुंच जाती है और सब कुछ नोट कर लेती है। उसके बाद एम्बुलेंस में मुदस्सिर की लाश को उठाकर हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। चूँकि रबिया को मुदस्सिर ने बोला होता है कि जब तक मैं वापस ना आऊँ तुमने यहीं पर रहना है, इसलिए वो घर में खामोशी होने के बावजूद भी पानी के टैंकी से वापस नहीं निकल रही और वही ऊपर पानी के टैंकी में खामोशी से बैठी हुई है। दूसरी तरफ सरबुलंद मुदस्सिर की आखिरी बातों को याद कर रहा होता है कि मुदस्सिर आखिरी वक्त में मुझसे क्या कहना चाह रहा था। उसने एक तो ये बात की थी कि रबिया ख़तरे में है और उसने रबिया को मुझे सौंप दिया था। तो उसके बाद उसने बोला कि पानी की, और उसके बाद उसने कुछ भी नहीं बताया। वो मुझे क्या बताना चाह रहा था, वो तो खुद कह रहा था कि रबिया ख़तरे में है और इस बात का पानी से क्या ताल्लुक़ है। अगले रोज़ मुदस्सिर की तदफीन हो जाती है और पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है। पुलिस सरबुलंद और मुदस्सिर के दोस्तों से सवाल जवाब करती है। पुलिस रबिया के बारे में पूछती है कि वो कहाँ है, तो किसी को भी रबिया के बारे में पता नहीं होता। इस तरह पुलिस का शक रबिया के ऊपर चला जाता है कि हो सकता है इन सब में रबिया का हाथ हो, लेकिन सरबुलंद का दिल नहीं मान रहा होता और वो बोलता है कि वो तो मरते वक्त भी रबिया को मुझे सौंपने की बात कर रहा था, रबिया ऐसा नहीं कर सकती। पुलिस मुदस्सिर के घर को सील कर देती है और किसी को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं होती। पुलिस घर में घूम रही होती है और रबिया ये सब कुछ सुन पा रही होती है, लेकिन वो पानी के टैंकी से ऊपर नहीं आती। फिर दूसरी तरफ कब्रिस्तान में सरबुलंद को तोरसम के दोस्त देख लेते हैं। तोरसम ने अपने बंदों को मुखबरी करने के लिए भेजा होता है कि जाकर देखो कि क्या सूरत हाल है। तो जब वो सरबुलंद को वहाँ पर देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं कि आखिर सरबुलंद का इस बंदे से क्या ताल्लुक़ था जो वो भी यहाँ पहुँच चुका है। तोरसम के बंदे अनजान बनकर वहाँ पर जाते हैं और बाकी लोगों से सरबुलंद के बारे में पूछते हैं कि ये भाई बहुत परेशान लग रहे हैं, मरने वाले से इनका क्या ताल्लुक़ था। वो बताते हैं कि मरने वाला इसका बहुत ही करीबी दोस्त था, इस वजह से इतना ज़्यादा परेशान है। तोरसम के बंदे वापस आकर तोरसम को बताते हैं कि नई खबर लाए हैं, तुमने जिसका खून किया है वो सरदार
सरबुलंद खान का जिगरी दोस्त था। पहले तुमने उसके भाई को मार दिया और अब उसके बहुत ही करीबी दोस्त को मार दिया। तो इस तरह ये दूसरी दुश्मनी भी कोई नई नहीं बल्कि सरदार सरबुलंद खान से ही की है। वो तोरसम को समझाते हैं कि अब हमारा इस्लामाबाद में रहना ठीक नहीं है, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाना चाहिए, नहीं तो पुलिस हमारा सुराग लगा ही लेगी और वो हम तक पहुँच जाएगी, और अगर हम पकड़े गए तो सरबुलंद भी फिर हमें नहीं छोड़ेगा। तोरसम अपने दोस्तों से बोलता है, अगर तुम्हें मौत से डर लगता है या गिरफ्तारी से बचना चाहते हो, बुज़दिल बन गए हो, तो तुम लोग जा सकते हो, मुझे अकेला छोड़ दो, मैं रबिया के बगैर कहीं भी नहीं जाऊंगा, मैं वापस जाऊंगा उस घर में, वो वहीं कहीं पर होगी और रबिया को अपने साथ लेकर जाऊंगा। जब तोरसम के दोस्तों को ये पता लग जाता है कि तोरसम अब उनमें से किसी की भी बात मानने के लिए तैयार नहीं है और यहाँ पर रुकने में बहुत ज़्यादा ख़तरा है, तो वो ज़ाफ़रान खान को कॉल करके बता देते हैं कि हम वहाँ से निकल चुके हैं और इस्लामाबाद में हैं और यहाँ भी एक लड़की के पीछे आए हैं और उसके शौहर को तोरसम ने मार दिया है। अब हम उसे समझा रहे हैं कि यहाँ से निकलने में हमारी भलाई है, लेकिन वो यहाँ पर ज़िद करके बैठा है कि लड़की को साथ लिए बिना वहाँ से नहीं जाएगा। अब आप भी उसको कॉल करके कुछ समझाएं और उसको यहाँ से जाने पर मजबूर करें। व्यूअर्स, दूसरी तरफ पुलिस जब मुदस्सिर के घर की तलाशी ले रही होती है तो बिलाखिर वो पानी की उस टैंकी तक पहुँच जाती है जहाँ पर रबिया को छुपाया होता है, लेकिन वहाँ रबिया का इतना ज़्यादा टाइम गुजर चुका होता है कि वो बेहोश हो गई होती है और पुलिस उसे बेहोशी की हालत में वहाँ से निकाल लेती है और हॉस्पिटल मुंतकिल कर देती है। व्यूअर्स, आपको क्या लगता है, क्या रबिया को होश आने के बाद वो तोरसम का नाम और उसकी पहचान सरबुलंद को बता पाएगी या नहीं? अभी कहानी में सस्पेंस ही रहेगा और उसे तोरसम का नाम पता नहीं होगा, बस उसका हुलिया पहचानती होगी। कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी गुजारिश